हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कश्मीरा चौबीसा। आपको जो मैथमेटिक्स की क्लासेस होगी वो मैं ही लेने वाली हूँ। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पहले से जानते हैं मुझे। आपका ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, आई होप आप सब ने बहुत सोच समझ करके ये सब्जेक्ट लिया होगा। जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट लिया है या फिर अभी तक कन्फ्यूजन में है कि यही लेना है या फिर चेंज करना है, एनीथिंग, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करें वो आपके इंटरेस्ट का हो। ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने आज ये सब्जेक्ट लिया है या फिर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं ये सब्जेक्ट लूँ इसीलिए ये सब्जेक्ट लें, नहीं। जो आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आप चूज़ करें, वेदर इट इज़ मैथ्स, वेदर इट इज़ बायो, चाहे आप आर्ट्स ले रहे हैं चाहे आप कॉमर्स ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपका मन करे, क्योंकि पढ़ना आपको है। ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए कि हम फोर्सफुली किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं। जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो हमारे इंटरेस्ट का होना चाहिए, हमारा पैशन होना चाहिए। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं वी आर डूइंग समथिंग, नो। जब हम गेम खेलते हैं कोई भी, तब क्या होता है, तब हमें क्या ऐसा बर्डन फील होता है कि यार गेम खेलना पड़ रहा है, बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो वही चीज़ हमारे काम के साथ भी होनी चाहिए। जो भी वर्क हम करते हैं, जो भी प्रोफेशन हमारा होता है, इन केसेस के बाद आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करेंगे वो भी इसी तरीके का हो कि वो काम करने में आपको मज़ा आए। तो उसी तरीके से जो आप अभी जो काम कर रहे हैं, अभी आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, स्टडी। तो जब भी आप पढ़ें तो आपको मज़ा आए उसको पढ़ने में, तो वैसा सब्जेक्ट आप चूज़ करें। तो आई होप आप सब ने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं, वेदर इट इज़ मैथ्स, साइंस, बायो, कॉमर्स, एनीथिंग। तो आपकी जो मैथ्स की क्लासेस है वो मैं लेने वाली हूँ। अब मैथ्स आपने ले तो लिया है, अब आपका अपना एक प्लानिंग होना चाहिए कि अभी 11th में आ गए हैं आप सब। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 10th रिज़ल्ट। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। अब इसके बाद जब हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 11th की, तो यह सोच करके हम नहीं पढ़े कि 11th है, बोर्ड्स नहीं है, लाइटली पढ़ो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। 11th 12th जो है आपके बेस का काम करते हैं। ये जो स्टडी है आपका हायर क्लासेस में काम आएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आप आगे परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो 11th 12th का जितना भी आप पढ़ें, तो अभी तक का जो आपने स्टडी किया था वो किस बेसिस पे था कि ठीक है कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो हमने लर्न कर लिया एंड कॉपी में लिख लिया, नहीं। अब क्या होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। अब आपको चीज़ों को समझना सीखना होगा कि ऐसा नहीं कि लर्न करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं, समझने के लिए आपको पढ़ना है। चीज़ों को समझ में आना चाहिए। अब रटना बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा अगर हम अब तक ऐसा कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ चीज़ों को समझना ही चाहिए। जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमको उस चीज़ को करने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही करना है आपको। पूरा 11th 12th में जितना भी आपको पढ़ाया जाता है, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन सब्जेक्ट को, क्योंकि साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है, या फिर वैसे तो किसी भी स्ट्रीम का कोई पार नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। अब इसमें क्या होगा, आप हर दिन एक नया कुछ सीखेंगे। अब जैसे मैथमेटिक्स आपने ले लिया, तो मैथमेटिक्स का ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है कि नहीं कि ये चैप्टर है, इसी के अंदर क्वेश्चंस पढ़े और हो गया हमारा काम। वो टॉपिक उसके बाहर भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो क्वेश्चंस कर लिए और आपका टॉपिक क्लियर हो गया। उसके साथ भी कई सारी चीज़ें, हर दिन हर सेकंड जब जब आप पढ़ते हो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यही इस सब्जेक्ट में होने वाला है। अब ये जो है मैथ्स में वैसे तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अब जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स पहले आप पढ़ते थे, वहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स और ये, अब यहाँ 11th में क्या होगा, टोटली डिफरेंट मैथमेटिक्स मिलेगी। टॉपिक्स वही रहेंगे, बस वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में रहेंगे और उसके बाद में उसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसको किसी भी नई चीज़ को देख करके घबराना नहीं है। 11th में सब कुछ आप फ्रेश ही सीखने वाले, एकदम नए। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है फर्स्ट टाइम, तो सब कुछ उसके लिए नया होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर होने वाली। तो 11th में सब कुछ डिफरेंट होने वाला है आपके लिए। कोई भी चीज़ है, कन्फ्यूजन है, नया दिख रहा है तो देख के डरना नहीं है, और ज़्यादा क्यूरियस हो जाना चाहिए उस चीज़ को देख करके कि नहीं, पता करना है कि ये है क्या। यही चीज़ यहाँ पे करनी है। और सिंस आप लोगों ने मैथ्स लिया है
तो आपको पता होना चाहिए कि 12th के बाद आपको करना क्या है। इवन 11th 12th में भी आपको क्या करना है ये चीज़ होनी चाहिए, अपना एक प्लानिंग होना चाहिए कि अपन आगे क्या करना चाह रहे हैं, कि जैसे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है इस सब्जेक्ट के लिए। यू आर डूइंग मैथ्स है आपका, मैथ्स हर जगह काम आता है। नॉर्मल लाइफ में भी मैथ्स इज़ एवरीवेयर, बिना मैथ्स के कुछ भी होता ही नहीं है। नॉर्मल सा कैलकुलेशन भी करना हो तो उसके बिना नहीं होता। तो 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, फर्स्टली तो 11th 12th जो भी आप पढ़ोगे बेस बिल्कुल क्लियर करना है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप किसी को समझा भी नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ये समझ में आ गया है और किसी को एक्सप्लेन करने की बारी आई और आप उसको समझा नहीं पा रहे, दैट मीन्स आपको नहीं आया, आपने सिर्फ ऊपर लेवल से उसको पढ़ा है, डीपली उसको समझा ही नहीं है। तो हमको डीपली चीज़ों को समझना है। तो अब जैसे 12th के बाद क्या ऑप्शंस रह सकते हैं आपके पास, इसके बाद आप कर सकते हैं IIT JEE के लिए फाइट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप BTech कर सकते हैं फ्रॉम IITs NITs, जो भी उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है। उसके बाद एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप BSc करना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, कि BSc करने के बाद यू कैन डू, इसके बाद एक एग्ज़ाम भी होता है BSc के बाद, जैसे IIT JAM जिसको कहते हैं, आप में से काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। दिस इज द थिंग, IIT JAM, IIT इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और JAM का मतलब है JAM, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। तो यहाँ पर क्या होता है, मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, एडमिशन टेस्ट होता है बेसिकली IITs के लिए। तो इसके लिए भी वही रहता है, बेसिक्स क्लियर रखो, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर बनता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होता है इसका भी। तो वहाँ उसके थ्रू आप IITs में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन और रहता है, इंटीग्रेटेड PhD का भी रहता है, जिसमें आप MSc प्लस PhD करते हैं, उसी के अंदर रहता है इंटीग्रेटेड, दोनों डिग्री साथ में ली जाती है, जैसे BSc B.Ed का आपका रहता है। और उसके अलावा ये BSc B.Ed का ऑप्शन अभी जो नया आया है, जिसमें आप इंटीग्रेटेड एक ही साथ में BSc और B.Ed दोनों की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं तो आप यू कैन डू आफ्टर मास्टर्स, यू कैन डू योर PhDs, योर रिसर्च। जो ऑप्शन होता है आपके पास नेट JRF जिसको कहते हैं, नेट JRF क्या है, जब आप PG का, वो बहुत दूर की बात है, बट देयर शुड बी एनी प्लान। जब भी कुछ करते हैं तो एक प्लान A तो होना ही चाहिए हमारे पास कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो उसके बाद नेट का एग्ज़ाम होता है मास्टर्स के बाद, इसमें आपको एग्ज़ाम देना रहता है। नेट क्लियर होने के बाद अगर इनकेस JRF होता है तो आपको रिसर्च फेलोशिप के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसका मतलब होता है, रिसर्च के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उस रिसर्च के ड्यूरिंग ही आपका PhD कंप्लीट होता रहता है। तो PhD के लिए एटलीस्ट नेट JRF तो चाहिए ही रहता है। अब ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें कि इसके बाद ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। यू कैन बी रिसर्च में अगर लाइन में अगर जाना चाहते तो उससे बेस्ट सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके बाद यू कैन कंटिन्यू, जैसे ISRO है, IISc है, बहुत सारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर है इंडिया में, तो बहुत सारे हैं। वह उसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन लाइन तो हमेशा ओपन रहती ही है। तो इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट दैट यू हैव टेकन। अब फर्स्टली जो हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स, बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अभी ही आपका जो लास्ट 10th क्लास कंप्लीट हुआ है, तो एकदम से ज़्यादा बड़े पे जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक मैथ्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले अपना माइंडसेट पूरा कंप्लीट कर लेना कि नहीं मुझे यही सब्जेक्ट लेना है। अगर कन्फ्यूजन चल भी रहा है तो आराम से सोच ले, विचार कर ले, क्योंकि सिर्फ एक साल आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, लाइफ टाइम ये सब्जेक्ट आपके लिए कंटिन्यू होगा। अब ऐसे घबरा भी नहीं जाना कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हाउ वी करेंगे कैसे अब ये। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सोच लेना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आप कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप ये करना चाहते हैं, तो यू कंटिन्यू दैट। अदरवाइज़ नहीं कि मेरा तो ये इसमें मन ही नहीं है, मैं ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, तो जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है
वही लेवल। इसकी जो क्लासेस हैं हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और फुल मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो कोशिश ये करें चीज़ों को समझना सीखें, रटना बिल्कुल ही भूल जाएं। अब यही कहूँगी आपको, आगे की स्टडी के लिए ऑल द बेस्ट। क्लासेस जो हमारी स्टार्ट होगी, जैसे नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है एटलीस्ट। तो इसके बाद जो है, जो आपका सब्जेक्ट जो आपने 10th में भी पढ़ रखा है, लाइक जैसे AP GP, काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है, टॉपिक्स जो है वो कॉमन है 10th और 11th दोनों में, तो उन्हीं का डीप स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयूर जोशी है और हम फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि फिजिक्स होती क्या वाकई में, क्योंकि फिजिक्स को लेके एक डर रहता है। तो फिजिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको सब पढ़ने में मजा आएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है फिजिकल वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं अपन, क्लास 11th है, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है अपना जो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? तो फिजिकल वर्ल्ड को समझने से पहले हम समझेंगे कि साइंस क्या होता है। तो साइंस का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है? नॉलेज। साइंस का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है? नॉलेज। पर साइंस का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, साइंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। साइंस का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और आज हम 11th क्लास में। तो जैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था, जैसे मैथमेटिक्स में ले लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमने काउंटिंग पढ़ी, 1 2 3 4 काउंटिंग पढ़ी। काउंटिंग के बाद हमने क्या पढ़ा? ऑपरेशंस पढ़े, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये सारे हमने ऑपरेशन पढ़े। तो ये जो नॉलेज है वो कैसा? एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। यानी पहले आप 1 2 3 पढ़ोगे, इसके बाद आप ऑपरेशंस पढ़ोगे। तो ये जो नॉलेज है, इसीलिए हम साइंस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, तो साइंस क्या है? एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। और साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम जानते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स से आप क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुए होंगे, जिसे आपने चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट पढ़ा होगा आपने, वर्क एनर्जी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? तो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में। जो हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसको हम बोलते हैं, यानी ये जो दुनिया होती है वो दो तरह की दुनिया है। एक है इंटरनल वर्ल्ड है और एक है एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। और इसको फिजिकल वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बाहर का जो वर्ल्ड है, यानी बाहर की जो दुनिया है, उसको हम सेंस कर सकते हैं। जैसे हम छू सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। जैसे कोई कलर है तो हम देख के बता सकते हैं वो व्हाइट कलर है, वो ब्लैक कलर है। ठीक है, किसी को टच करके बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। तो जो जिसको हम सेंस कर सके वो जो वर्ल्ड है वो है फिजिकल वर्ल्ड। और जो इंटरनल वर्ल्ड है, जो आपकी बॉडी के अंदर का वर्ल्ड है, उसको आप बायो में पढ़ते हैं। और जो बाहर की जो दुनिया है, बाहर का आपके चारों का जो नेचर है, उसको आप किस में पढ़ोगे? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, यानी फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। तो फिजिक्स में क्या करते हैं? तो स्टडी अबाउट नेचर। ठीक है, तो फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे? स्टडी अबाउट नेचर, यानी नेचर के बारे में पढ़ेंगे अपन कि नेचर में जो फिनोमिनाज होते हैं, जो घटनाएं देखते हैं हम चारों ओर की। सनराइज होता है, हमने देखा कि सनराइज हुआ, जैसे 6 o'clock यानी 6 बजे, सुबह के 6 बजे सनराइज हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम फिर देखा कि यार 6 o'clock फिर क्या हो गया? सनराइज हो गया। यानी नेचर कभी भूलता नहीं है कि अगले दिन उसको वापस सन को राइज होना है। जैसे सनराइज हुआ, इसके बाद सनसेट भी होता है। ठीक है, तो वो टाइमिंग क्या है? फिक्स है। ये फिनोमिना हमने देखा। जैसे हमने और चीज़ें जगह, जैसे हम वाटर को फ्लो कराते हैं तो वो हमेशा किधर जाता है? तो हमने देखा कि टूवर्ड्स अर्थ के सेंटर जाता है, यानी टूवर्ड, जैसे यहाँ से हम पानी को गिराएंगे वो ऊपर नहीं जाता, वो डायरेक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जाता है। क्यों जाता है? तो उसको भी हम जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेविटेशन है। तो ये सारे जो फिनोमिना है, जैसे कि आपने
देखा होगा कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? लाइट, ठीक है। और लाइट का जो मेजर सोर्स है, लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? सन है। तो लाइट के दो तरह के सोर्स होते हैं जो हम आपने 10th क्लास में पढ़ोगे, एक तो प्राइमरी सोर्स होते हैं और एक सेकेंडरी सोर्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और सेकेंडरी सोर्स वो होते हैं कि जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो प्राइमरी सोर्स से लाइट उधार लेते हैं। जैसे अपन मान ले कि मून है, मून के पास अपनी कोई लाइट ही नहीं होती है, तो जो सन की जो लाइट आती है उससे अब मून हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो सन है वो क्या है? प्राइमरी सोर्स है, और जो मून है वो कौन सा सोर्स है? सेकेंडरी सोर्स है। हमारे घर के अंदर जो लाइट के बल्ब लगे हुए हैं, वो जो लाइट के बल्ब हैं वो कौन सा सोर्स है? तो वो लाइट को प्रोड्यूस कर रही है, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बाहर से आ रही है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो जो लाइट के सोर्स है, जो बल्ब है हमारे घर में, ट्यूबलाइट्स है, वो सारे कौन सा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। और जैसे कि लाइट मेरे ऊपर गिर रही है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो जो मैं लाइट, मेरे से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, मेरे से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कौन सा है? तो मैं कौन सा सोर्स हो गया? सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है? लाइट। और लाइट का कौन सा फिनोमिना काम करता है जब अपन एक दूसरे को देख पाते हैं? तो उसको आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और वो कौन सा फिनोमिना है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कारण हम एक दूसरे को देख पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो रिफ्लेक्शन के कारण हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो फिनोमिना है वो नेचर के फिनोमिना है, और उन्हीं नेचर के फिनोमिना को हम समझते हैं, और उन्हीं फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मेथड बने हुए जिनको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? तो साइंटिफिक जो मेथड है वो क्या है? तो एक सिस्टमेटिक मेथड है। क्या है? एक तरह का सिस्टमेटिक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं? उस मेथड को समझने के बाद, उस मेथड को जितना पॉसिबल हो सके उतना समझने के बाद हम क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, कि अगर हमने किसी नेचर के फिनोमिना को समझ लिया, कि भी रिफ्लेक्शन को हमने समझ लिया, लाइट को हमने समझ लिया, सनसेट या सनराइज को हमने समझ लिया, तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जैसे कि आज 6 बजे सुबह में सनराइज हुआ, तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कल सुबह में फिर 6 बजे क्या होगा? सनराइज होगा, ठीक है। शाम को 6 बजे क्या हुआ? सनसेट हुआ। तो हम फिर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले दिन 6 बजे क्या होगा? कि सनसेट होगा, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक मेथड है, उस साइंटिफिक मेथड को हम समझ लें। साइंटिफिक मेथड कब बनता है? कि जब हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाए, समझने के बाद उसके मैथमेटिक मॉडलिंग होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस होता है। एनालिसिस में भी क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उसने बोला कि हमारे गाँव में जो नदी है, नदी का जो पानी फ्लो होता है वो होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट होता है। आपने कहा नहीं, हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता, हमारे गांव में जो नदी का पानी है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जैसे आपके दोस्त ने आपसे कहा कि हमारे गांव में नदी का पानी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है, ठीक है, और आपने कहा नहीं, हमारे गांव में तो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे कि भाई इनके गांव में जाओगे और देखोगे नदी का पानी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है, तो क्या एक चीज़ ऐसी, इन दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है? इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है? तो हमने देखा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो ईस्ट वेस्ट जो फ्लो हो रहा है वाटर, वो क्या आ रहा है? ईस्ट टू वेस्ट जो फ्लो हो रहा है। तो जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट ऐसा स्लोप है, यानी ऐसे पानी फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर भी देखा कि हमने देखा कि वेस्ट टू अगर ईस्ट फ्लो हो रहा है तो पानी का स्लोप कैसा होगा? वेस्ट टू ईस्ट स्लोप होगा, इसलिए पानी कैसा हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने देखा कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? स्लोप, ठीक है। तो एक रूल बना दिया हमने, एक रूल बना दिया, और वो रूल क्या है? कि पानी हमेशा, जो वाटर फ्लो होगा वो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल होगा, ठीक है। तो उसको हमने एक मेथड बना दिया, साइंटिफिक मेथड बना दिया कि जो वाटर फ्लो होगा वो हमेशा कैसा होगा? हाई लेवल टू लो लेवल होगा। और कभी आपने देखा नहीं होगा कि कभी लो लेवल से, यानी जैसे कि यहाँ पर पानी अगर मैं गिरा था, यहाँ पानी गिरता है, वो पानी हमेशा इधर ही जाता है, वो पानी हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा कहाँ जाता है? तो हाई लेवल से अपन जानते हैं वो पानी कहाँ जाता है? लो लेवल की ओर पानी फ्लो होता है, ठीक है। तो इस क्या है कि जब भी कोई घटना या कोई भी फिनोमिना हम नेचर में देखते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद एनालाइज करते हैं, क्वालिटेटिव एनालाइज करते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि
अगर ये पानी इधर जा रहा है तो वो किसके कारण जा रहा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वो पानी अगर इधर जा रहा है, वाटर इधर फ्लो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। तो हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है ग्रेविटेशन के कारण। तो ग्रेविटेशन के कारण पानी इधर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक फोर्स का एक कंपोनेंट इधर काम करता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स सेंटर अर्थ, ठीक है, तो जिसके कारण पानी इधर जाता है। इसके बाद हमने देखा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने किया कि जैसे कि ये स्लोप है पानी का, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्लोप का डायरेक्शन ये, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर ये थीटा की वैल्यू कुछ रखते हैं तो यहाँ से अगर मैं एक बाल्टी भर के पानी डालूंगा तो वो 5 सेकंड में यहाँ पर आ रहा है। कितने सेकंड में आ रहा है, 5 सेकंड में आ रहा है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि इस स्लोप को थोड़ा और बढ़ा दिया, यानी इस एंगल को बढ़ा दिया। जैसे एंगल को बढ़ा दिया, हमने देखा कि वही एक बाल्टी पानी हमने डाला और वो पानी आ गया 2.5 सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि कितना, ये जो मेथड है वो मेथड किस पे डिपेंड करेगा कि अगर आप थीटा की वैल्यूज बढ़ाओगे तो जो समय है, जो टाइम है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो जो समय है, वो जो टाइम है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है, एक तरह का सिस्टमेटिक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, और उस नॉलेज के बेस पर, उस नॉलेज को जो इकट्ठा किया हुआ जो नॉलेज है उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर एक नया मेथड बनाते हैं, और उस मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, यानी भविष्यवाणी करते हैं, और प्रेडिक्शन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और कंट्रोल करते हैं, यानी नेचर के जो फिनोमिना है उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लाइट के बारे में। तो न्यूटन ने 10th क्लास में आपको बताएगा, एक कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट बताया होगा, और कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि ये 3 अलग अलग लकड़ी के एक बोर्ड लगे हुए ऐसे, और सेम जगह पर तीनों में क्या किया हुआ है, होल किया हुआ है। ये 3 कार्डबोर्ड लगे हुए हैं, एक ही लाइन में लगे हुए, और सेम पोजीशन पर क्या किया हुआ, होल किया हुआ। यहाँ से एक लाइट को एंटर कराया और देखा कि वो लाइट यहाँ से पास हुई, जैसे यहाँ से पास हुई फिर सेकंड होल से पास हुई, फिर थर्ड होल से पास हुई, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट देखी गई, ठीक है। तो कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने हमें क्या बताया, तो न्यूटन ने हमें बनाया कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी एरो की तरह ट्रैवल करती है, यानी स्ट्रेट। ये लाइट का ये कोई सोर्स है, और जो लाइट का सोर्स है उससे जो लाइट निकलती है वो एकदम स्ट्रेट निकलती है। पर आगे जैसे आप 12th क्लास में आओगे तो 12th क्लास में आप ये चीज पढ़ोगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे आपने देखा होगा वाटर वेव, ठीक है। तो वेव फॉर्म में कैसे ट्रैवल करती है, तो लाइट ऐसे वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। अब कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स की दुनिया में या अभी जो बड़े 2 वैज्ञानिक है, एक तो आइंस्टीन है और दूसरे क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन ने कहा भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अब दूसरा कोई वैज्ञानिक आके उसने बोला कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो कंट्रोवर्सी तो होगी। तो फिर उन्होंने प्रूव किया कि वाकई में लाइट क्या है, वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। पर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने बोला कि लाइट वेव फॉर्म में ट्रैवल होती है, बस उन्होंने इतना बताया और इसके बाद में प्रूव कर दिया कि वाकई में लाइट वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या बताया कि लाइट क्या है कि वेव फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, पर इसकी ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, इस लाइट की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो हमें स्ट्रेट ही दिखाई देती है। तो यानी न्यूटन भी गलत नहीं था, न्यूटन के बाद जो आए वो भी गलत नहीं थे, और इसके बाद जिसने बताया वो भी गलत नहीं थे। यानी साइंस में या फिजिक्स में कोई भी थ्योरी हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, वो लास्ट नहीं होता, उसको और मॉडिफाई किया जा सकता है, और उस जो प्रिंसिपल है उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे कि कोई प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, और जैसे नेचर में फिनोमिना होना, जैसे कि भूकंप के बारे में हमको पता है कि भूकंप कैसे आता है, ठीक है, उसको हमने पढ़ा है, समझा है, तो हमको पता है वो कैसे आता है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि भूकंप आने से पहले हम अपनी जो सुविधा है वो इकट्ठा कर सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम समझेंगे नहीं भूकंप कैसे आएगा, तो हम अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे। तो साइंस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज,
फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट नेचर की स्टडी करते हैं। और जो साइंस में या फिजिक्स में जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो साइंटिफिक मेथड आएंगे, और उन साइंटिफिक मेथड को हम समझेंगे, फिर प्रेडिक्शन करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जैसे उन रूल्स का, जैसे कि आइंस्टीन ने कोई रूल्स बना दिया, न्यूटन ने कोई रूल्स बना दिया, तो उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और उन रूल्स को समझ के जो नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम साइंस में या फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि लेंथ या अपन कह सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे अपन, साइज ही लिखेंगे, साइज, ठीक है, साइज। और इलेक्ट्रॉन की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है, 10⁻⁻50 मीटर। ये किसकी साइज है, इलेक्ट्रॉन की साइज है। हो सकता है ये अप्रोक्सीमेट इसलिए क्योंकि करेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, ये इसको हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट इतना हो सकता है। तो 10⁻⁻ कितना है, -15 मीटर, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो सबसे छोटी जो साइज होती है इस नेचर में वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। तो सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा जो मैटर है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, जिसकी साइज कितनी दे रही है, 10⁻⁻15 मीटर। और सबसे बड़ा जो है, जो हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है, यानी जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है और हम जानते हैं, वो क्या, यूनिवर्स। क्या है, यूनिवर्स। और यूनिवर्स की जो साइज है वो कितनी है, 10⁻26 मीटर। कितनी है यूनिवर्स की साइज, 10⁻26 मीटर। तो यानी क्या है, ये यूनिवर्स की साइज है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, यूनिवर्स की लेंथ या साइज कितनी है, 10⁻26 मीटर। और इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी जो हमारी, जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से, और कहाँ तक जाएंगे, यूनिवर्स तक। यानी ये हमारी एक कैपेसिटी होगी, या फिर कह सकते हैं हम, ये हमारी रेंज होगी। हमको इसी के बीच पढ़ना है, हमको इसी के बीच पढ़ना है। यानी सबसे छोटी लेंथ हम कितनी पढ़ेंगे, तो 10⁻⁻15 मीटर पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी लेंथ हम कितनी पढ़ेंगे, तो 10⁻26 मीटर। और 10⁻26 मीटर का मतलब होता है 10 के बाद 26 जीरो, 10 के बाद 26 जीरो। और जिसको क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं, कोई आंकड़ा भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो लेंथ हम सबसे छोटी जो लेंथ पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, 10⁻⁻15 मीटर, जो कि किसकी लेंथ है, इलेक्ट्रॉन की। और जो सबसे बड़ी लेंथ है वो कौन सी है, 10⁻26 मीटर, जो कि किसकी लेंथ है, यूनिवर्स की। तो ये किसके बारे में हो गया, लेंथ के बारे में हो गया, या साइज के बारे में हो गया, ठीक है। दूसरा मास, मास के बारे में पढ़ने वाले हम। और मास के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, तो जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। और kg क्या है, इसकी यूनिट है, kg यानी किलोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं कितना है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। और सबसे ये सबसे छोटा मास है, सबसे छोटा मास है, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे छोटा मास हम कितना पढ़ेंगे, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। और सबसे बड़ा मास हम कितना पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ा मास हम पढ़ेंगे 10⁻55 kg, 10⁻55 kg। और 10⁻55 kg किसका मास है, तो यूनिवर्स का मास है। किसका मास है, यूनिवर्स का मास है। तो हमारी जो रेंज हो गई वो कितनी होगी, कि सबसे छोटा से छोटा हम कितना पढ़ेंगे, 10⁻⁻31 पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा की बड़ा कितना पढ़ेंगे, तो 10⁻55 kg पढ़ेंगे। यानी जो यूनिवर्स है हमारा, पूरा ब्रह्मांड है, उसका जो मास है वो कितना है, 10⁻55 kg, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइम, ठीक है। तो टाइम, सबसे छोटा टाइम हम पढ़ेंगे 10⁻⁻22 सेकेंड। सबसे जो छोटा टाइम है वो कितना है, 10⁻⁻22 सेकेंड। और जो सबसे बड़ा टाइम है वो टाइम कितना है, तो 10⁻18 सेकेंड, 10⁻18 सेकेंड। अब ये दोनों टाइम किसके हैं, तो ये जो टाइम है वो किसका है, कि
एक सेकंड में, एक मीटर में, यानी एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है। तो एक सेकंड में अगर अपन देखें कि लाइट को एक मीटर ट्रैवल करने के लिए, एक मीटर ट्रैवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम चाहिए, तो एक मीटर को ट्रैवल करने के लिए लाइट 10⁻⁻22 सेकंड में लाइट एक मीटर ट्रैवल कर लेती है। क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर इसी को किलोमीटर में चेंज करोगे तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में लाइट कितना कवर कर सकती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आप देखोगे तो क्या, अगर यहाँ किलोमीटर में अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट एक सेकेंड में कितना, 3 × 10⁸ मीटर कवर कर लेती है एक सेकेंड में, ठीक है। तो अगर 1 मीटर लाइट ट्रैवल करेगी तो 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा, तो 10⁻⁻22 सेकेंड। यानी सबसे छोटा जो टाइम हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, 10⁻⁻22 सेकेंड। और जो सबसे बड़ा टाइम होगा वो होगा 10⁻18 सेकेंड। यानी 10⁻18 सेकेंड ये कौन सा टाइम है, तो ये टाइम है यूनिवर्स का। यानी हमारा जो यूनिवर्स है वो फैलता है, जो यूनिवर्स है वो क्या होता है, फैलता है, और वो फैल के वापस सिकुड़ता है, और फैल के वापस, यानी फैलना और वापस सिकुड़ना, इनके बीच में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है, 10⁻18 सेकेंड। कितना लगता है, 10⁻18 सेकेंड। तो जो सबसे हाईएस्ट टाइम हम पढ़ेंगे वो कितना हो जाएगा, 10⁻18 सेकेंड। और सबसे लोवेस्ट जो टाइम है वो कितना है हमारे लिए पढ़ने के हिसाब से, 10⁻22 सेकेंड। तो हमने 3 चीजें देखी, लेंथ, मास और टाइम। और फिजिक्स में ये तीनों जो क्वांटिटी है, और इन तीनों क्वांटिटी को, जैसे लेंथ है, मास है और टाइम, इन तीनों क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि लेंथ को मास में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और मास को लेंथ में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मास को टाइम में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और टाइम को मास में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। यानी ये इंडिपेंडेंट, यानी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी आपको लेंथ को मेजर करना है तो मास के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने देखा कि ये बॉक्स मेरे हाथ को दबाता है, मेरे हाथ को दबाता है, ठीक है। अब इसने मेरे हाथ को कुछ दबाया, ठीक है। अब ये मोबाइल है, ये भी मेरे हाथ को कुछ दबा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, इसकी लेंथ कम है, पर ये मेरे हाथ को ज्यादा दबाता है और ये मेरे हाथ को कम दबाता है। यानी लेंथ मास को एक्सप्रेस नहीं कर सकता और मास लेंथ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। और फिजिक्स में ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो फिजिक्स की बाकी जो लाखों करोड़ों क्वांटिटीज है उनको क्या करती है। तो ये तीनों जो क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है और टाइम, ये तीनों कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम आगे फिजिक्स में चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब, तब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। पर एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किसको कहते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, ठीक है। यानी अगर लेंथ आपको फाइंड करनी है तो लेंथ, मास के कारण लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा और लेंथ के कारण मास में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी लेंथ को फाइंड करना तो आपने स्केल को रखा और मेजर कर लिया, मास कहीं पर भी बीच में नहीं आएगा। तो ये तीनों क्वांटिटी कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे आप फोर्स को पढ़ लो, फोर्स हमने देखा, फोर्स है या फिर वर्क है या कोई दूसरी कोई क्वांटिटी है जैसे डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है, ये सारी क्वांटिटीज कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और ये तीनों क्या ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो हमने देखा यहां पर कि सबसे छोटी साइज या सबसे छोटी लेंथ हम कितनी पढ़ेंगे, तो 10⁻⁻15 मीटर पढ़ेंगे, जो कि किसकी साइज है या किसकी लेंथ है, इलेक्ट्रॉन की लेंथ है। सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, तो सबसे बड़ी लेंथ हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, 10⁻26 मीटर, जो कि यूनिवर्स की लेंथ है या यूनिवर्स की साइज है। तो जो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो 10⁻26 मीटर हमारा यूनिवर्स बड़ा है, यानी इतनी उसकी साइज है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, करेक्ट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है इसके अंदर।
तो सबसे छोटी 10⁻⁻50 और सबसे बड़ी 10⁻26, यानी जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो इन दोनों के बीच में पढ़ेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, ना इससे छोटी कोई वैल्यू हम पढ़ेंगे, यानी हम जो भी पढ़ेंगे वो इन दोनों के बीच में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब मास की बात करते हैं तो मास, सबसे छोटा जो मास हम पढ़ेंगे वो कितना पढ़ेंगे, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, सबसे छोटा मास, सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास कैसा होगा, सबसे छोटा मास होगा। तो सबसे छोटा मास हम कितना पढ़ेंगे, तो 10⁻⁻31 kg पढ़ेंगे, और सबसे बड़ा मास हम कितना पढ़ेंगे, तो 10⁻55 kg हम पढ़ेंगे, जो कि किसका मास है, यूनिवर्स का मास है। ठीक है, सबसे छोटा टाइम हम कौन सा पढ़ेंगे, तो 10⁻22 सेकेंड पढ़ेंगे, जो सबसे छोटा टाइम है। और ये टाइम कौन सा है कि अगर लाइट 1 मीटर ट्रैवल करे तो कितना टाइम लगता है, कि अगर लाइट 1 मीटर ट्रैवल करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 10⁻22 सेकेंड। और जो सबसे बड़ा टाइम है वो कितना है, 10⁻18 सेकेंड। और ये जो 10⁻18 सेकेंड है वो कौन सा टाइम है, कि तो हमने देखा हमारा जो यूनिवर्स है वो फैलता है और फैल के वापस सिकुड़ता है, तो फैलना और सिकुड़ने के बीच में जो टाइम लगा वो टाइम कितना है, 10⁻18 सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमको क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाइट पढ़ा होगा, आपने वर्क पढ़ा होगा, वर्क क्या होता है, लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा भी एक टॉपिक जनरल अपन स्टार्ट करेंगे कि जैसे हम लाइट के बारे में पढ़े, तो लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या होता है, तो लाइट को हम जानते हैं कि लाइट क्या, एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। जो आप चारों ओर देखते हो कि लाइट क्या है, कि सन से आती है लाइट, आती है बल्ब से लाइट आती है, किसी अदर ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, तो लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। अब एनर्जी का फॉर्म है तो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी क्या होती है उसके लिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फोर्स के बारे में। और फोर्स के बारे में आप जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले अपन फोर्स के बारे में देखेंगे कि फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या करता है, तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन को चेंज कर देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन को चेंज कौन करता है, फोर्स चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में, अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, मोशन की कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन की कंडीशन में, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे हम, तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, रेस्ट कंडीशन में, जिसको आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे, 3 लॉ पढ़े होंगे, इनर्शिया वाला पढ़ा होगा, इनर्शिया डायरेक्शन पढ़ा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये होता है फोर्स। तो हमारे जो नेचर में जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे चारों ओर जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन कौन से फोर्स है, तो कुछ फोर्स के नाम मैं यहां पर लिखूंगा। जैसे सबसे पहला फोर्स अपन जानते हैं, आप भी जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, दूसरा फोर्स आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा फोर्स आपने कहीं अगर ध्यान दिया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, फ्रिक्शन फोर्स, और शायद आपने पढ़ा भी है फ्रिक्शन फोर्स 9th क्लास में, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखिए अपन, तो विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। इसके बाद अगर अपन देखें तो हो सकता है विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखा होगा आपने। ठीक है, तो विस्कस फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इसके बाद टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स हो गया। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है उसमें भी 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, एक तो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी बहुत सारे फोर्स होते हैं। अगर नाम लिखेंगे तो कम से कम 10 से 15 फोर्स हो जाएंगे नाम पे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, फ्रिक्शन फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, और टेंशन फोर्स होता है, और बहुत सारे फोर्स
होते हैं, हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो वाटर फ्लो होता है, जैसे यहाँ से अगर वाटर को मैं फ्लो कराऊंगा तो वो किधर जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। क्यों जाता है, तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण जाता है, ग्रेविटेशन के कारण। तो ग्रेविटेशन फोर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स का कोज क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स का कोज क्या है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का कोज है मास। क्या है कोज, कोज यानी मतलब होता है कारण। ग्रेविटेशन फोर्स किसके कारण लगता है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स का सोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो सोर्स है वो कौन सा है, मास है। यानी किसी भी बॉडी के पास अगर एक बॉडी है जिसके पास मास है m और दूसरी बॉडी है जिसके पास भी मास कितना m है, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा और वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो कोज है वो कौन है, मास है। कौन है, मास। पर कंडीशन क्या है, दूसरी जिस बॉडी पे फोर्स लगाएगा उसके पास भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। अगर मास नहीं है तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कोज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, चार्ज, ठीक है। जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी आप चार्ज के बारे में नहीं जानते, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका जो नेचर है, उसका नेचर कैसा है, तो इस ग्रेविटेशन फोर्स का जो नेचर है वो नेचर कैसा है इसका, तो अट्रैक्शन का नेचर है। कैसा, कौन सा नेचर है, अट्रैक्शन का। यानी ये क्या करता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को, यानी एक बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरी बॉडी जिसके पास भी क्या है, मास है, उसको अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे चौक को यहां से फ्री करूंगा, जिसके पास कुछ मास है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ये क्या करेगा, अर्थ इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पास मास है, अर्थ के पास भी क्या है, मास है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्शन का वो होता है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज। यानी अपन जानते हैं कि एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स पे जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक अपन जानते हैं कि सन मून के यानी मून सन अर्थ के चारों ओर मून रोटेट कर रहा है, कौन से फोर्स के कारण कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब अपन एक चीज जानते हैं कि जैसे कि पहले हम जानते थे कि कुछ लोग थे जिन्होंने सैकड़ों साल तक हम एक ही चीज जानते थे, सैकड़ों साल तक हम एक ही चीज पहले जानते थे कि अर्थ अपनी जगह पर स्टेशनरी है और जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। ये हम सैकड़ों सालों तक पहले वही जानते थे। क्यों जानते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्ट से सन आता है ऐसे और वेस्ट में चला जाता है, यानी हम तो अपनी जगह पर ही है और सन ऐसे घूमता है हमारे ऊपर। तो पहले हम सैकड़ों साल तक एक ही चीज जानते थे कि ये अर्थ हमारी स्टेशनरी है और इसके चारों ओर कौन घूमता है, सन घूमता है, ठीक है। और जिसने बताया कि ये अर्थ है वो क्या करती है, सन के चारों ओर घूमती है, उस इंसान को फांसी दे दी। क्यों फांसी दे दी, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था कि कौन स्टेशनरी है, अर्थ स्टेशनरी है और सन उसके चारों ओर घूमता है। और इसने नियम बदल दिया, इसने क्या बोला कि सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों ओर घूमती है। ये जिसने भी बताया उसको फांसी की सजा दे दी। क्यों दी उसको, क्योंकि उसने धर्म ग्रंथों के जो नियम थे उन नियम को उलट बताया, यानी उल्टा बताया उनका। इसीलिए तो बहुत सारे रूल्स बार बार बनते हैं और बहुत सारे रूल्स बार बार मॉडिफाई भी होते हैं। यानी साइंस की कोई लास्ट कोई थ्योरी नहीं है, किसी भी प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है वो लास्ट नहीं है, वो उसका एंड नहीं है, उसके बाद भी उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, कौन सा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कोज क्या है, मास। और ये जो फोर्स है इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्शन का नेचर है। और ये जो फोर्स है वो कौन सा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। यानी एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स पे भी कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक प्लांट दूसरे प्लांट के प्लेनेट के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अब दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका कोज क्या होता है, चार्ज होता है, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, चार्ज होता है। अब इस फोर्स का जो नेचर होता है, इसके नेचर दो तरह का नेचर होता है, अट्रैक्ट भी करता है और बॉडी को रिपल भी करता है, यानी बॉडी को अपनी ओर खींचता भी है और दूर भी भगाता है। यानी इसके जो नेचर है वो अट्रैक्शन का नेचर भी है और रिपल्शन का भी नेचर है। और ये जो फोर्स है वो इसको हम लॉन्ग रेंज फोर्स मान सकते हैं, पर ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो अब जो फिजिक्स में जो रूल्स होते हैं, जो फोर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्स है, पर अपन देखते हैं कि मेनली जो फोर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के ही होते हैं। जैसे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर के 2 पार्ट है, वो कौन कौन से हैं, एक तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है और दूसरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब
फ्रिक्शन फोर्स को भी आप जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन एंड इंटेंशन ऑफ मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। यानी जब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और जब आप एक्सीलरेटर देते हो तब गाड़ी क्या करती है, स्टार्ट होती है। यानी वो क्या होता है कि मोशन को भी अपोज करता है और इंटेंशन ऑफ मोशन को भी क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रमोद कानोद। हम आज बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो आपसे जुड़ा हुआ रहता है, यानी हमसे जुड़ा हुआ, अपने एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, प्लांट से जुड़ा हुआ, एनिमल से जुड़ा हुआ। इनके बारे में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे जो आपने पहले पढ़ रखा है, और आगे हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो बायोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बायोलॉजी स्टार्ट करें उससे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या होता है, इट इज़ एन इंटर रिलेशनशिप इट इज़ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो आपकी जो बायोलॉजी होती है वो क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपका जो मतलब बाहर का आउटर एनवायरनमेंट है उससे जो हमारा रिलेशनशिप है, मतलब प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम, वो किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजी के अंदर करते हैं। और बायोलॉजी की जो अपन मेन ब्रांच की बात करें तो उसकी मेनली 2 ब्रांच होती है। एक होता है आपका बॉटनी, ठीक है, एक होता है आपका बॉटनी और एक होता है आपका जूलॉजी। इसके बाद बहुत सारी फर्दर ब्रांच भी है जो हम डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में, लेकिन ये मेन 2 टर्मिनोलॉजी हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या है, तो बॉटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं आपके एल्गी से लगाकर हायर प्लांट यानी एंजियोस्पर्म तक जितने भी प्लांट है उनकी जो स्टडी की जाती है वो किसके अंदर की जाती है, बॉटनी के अंदर। यानी बॉटनी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की। और जो आपका जूलॉजी होता है उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स की डाइवर्सिटी और एनिमल्स का एनवायरनमेंट और वो कहाँ पे हैबिचुअल है, उनके हैबिटेट के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, जूलॉजी के अंदर। इसके बाद बहुत सारी ब्रांच होती है जो अदर ब्रांच है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी आपकी, ठीक है, अदर ब्रांच होती है जैसे आपके माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम डायरेक्टली नेक आई से नहीं देख सकते, मतलब डायरेक्टली आप उनको ऑब्जर्व करना चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। उसके लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसी से हम देख सकते हैं उनको, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी और इसलिए इनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम नेक आई से देख नहीं सकते। इसके बाद जेनेटिक्स होती है जिसके अंदर हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी डीएनए हो गया आपका, आरएनए हो गया, इन सब की स्टडी इनके अंदर की जाती है। ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि हमको पढ़ना क्या वास्तव में। जैसे आप 11th क्लास में बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आने वाला है आपके लिए, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि हम बायोलॉजी लेंगे तो आगे क्या होगा वगैरह, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम हमारे बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आपका आउटर, जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आप सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते हो, प्लांट्स, ठीक है। इन प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो माइक्रो भी है और जिनको हम देख भी सकते हैं, उन एनिमल्स को भी बारे में भी पढ़ोगे, उनकी फूड हैबिटेट क्या है, वो रहते कैसे हैं, उनके बारे में सबको स्टडी जो आती है वो किसके अंदर आती है, बायोलॉजी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन कि क्या क्या इसके अंदर आता है, ठीक है। और आपने क्या क्या पढ़ रखा है उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, ठीक है, और आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक टर्म आती है बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ग्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका चैप्टर भी है और इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन, ये जनरली चैप्टर है जो आपके एनिमल्स के बारे में बताता है कि आप इवोल्व कैसे हुए, सबसे पहले आप क्या थे, कहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ और सबसे बड़ा प्राणी मतलब सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर जो एनिमल्स यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट है, जो अर्थ पे फिलहाल जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो या तो सिंगल सेल्ड है यानी यूनिसेल्युलर है, या मल्टी सेल्युलर है, या प्रोकैरियोटिक है, या यूकैरियोटिक है, और ये सारी टर्मिनोलॉजी होती क्या है ये हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले लेवल पे आता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कौन सा आता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये होता क्या है, तो इसके अंदर आप रखते हो किसको, प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जब एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो हम प्रोटोजोआ क्या होता है, पोरीफेरा क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ जनरली पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता क्या है। तो जो सेल होती है आपकी, सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, और आपके लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी। ठीक है, बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, सेल। ठीक है, तो ये सेल कहाँ से आती है, उससे पहले की बात करें हम तो पहले होता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जिसको क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल यानी प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म का क्या कहा जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आपके फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, सबसे पहली बात तो आपकी जो सेल होती है, जैसे ये सेल है, तो हमने क्या किया, सेल को बनाते समय एक बाउंड्री बनाई है जिसको हम क्या कहते हैं, या तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, आउटर कवर को हम क्या कहते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन या क्या होगी, सेल वॉल होगी। ठीक है, इसके बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ठीक है, आउटर जो कवर होता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे आपके अंदर जो लिक्विड कंटेंट भरा हुआ है, यानी साइटोप्लाज्म से लेकर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जितने भी कंटेंट है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें, और इसके आउटर कवर ना हो, यानी आपके सेल विदाउट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जो होता है उसके अंदर सिर्फ ओनली प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी आपका प्रोटोजोआ। ये फर्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड की बात करें तो फिर आता है आपका सेल, यानी सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या आता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, मतलब एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक सिंगल सेल मैंने जैसे यहाँ पे बना दी, तो एक सिंगल सेल क्या होगी, एक ऑर्गेनिज्म होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। एक सिंगल सेल अपने आप में क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म होती है, उसको कहते हैं हम सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उनके अंदर जो सेल्स होती है वो खुद ही अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी रन करती है, और उसके लिए किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नहीं किसी स्पेसिफिक टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरी बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की, यानी जैसे कोई भी मैंने ऑर्गेनिज्म बना दिया, जैसे ये स्पॉन्जेस है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग क्या होगी, सेल्स होगी, और ये सेल्स जो होती है वो सब अपना अपना क्या करती है, फंक्शंस करती है, और लेबर के लिए डिवाइडेड होती है। इनका कोई स्पेसिफिक मतलब अलग अलग इनका जो स्पेसिफिक फंक्शंस होता है वही ये रन करती है, लेकिन ये कंबाइन होकर किसी टिश्यू या ऑर्गन को बनाती नहीं है। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होगी लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगी, और वो अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस को फॉलो करती है। और जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर होता है। ठीक है, पोरीफेरा, या फिर अपन एग्जांपल ले सकते हैं जैसे स्पॉन्जेस, ये सब आएगा आपके अंदर। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, फिर होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद आता है आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जितने भी आपके सेल है वो सेल कंबाइन होके, मतलब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स आर कंबाइन एंड फॉर्म टिश्यू, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलके क्या करती है, किसी टिश्यू का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू। और ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी सेल्स मिलके
एक डिफरेंशिएट फंक्शंस करती है, ठीक है। वो टिश्यू एक अलग काम करेंगे और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जैसे प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, इसके बाद जो आता है उसको कहते हैं हम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा ये एनिमल किंगडम के अंदर आएंगे, आपने कभी पढ़ा भी होगा, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टेनोफोरा हो गया, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, टेनोफोरा, इनके अंदर जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है टिश्यू, यानी इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होंगे। इनके अंदर कोई भी फंक्शन करने के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रन करने के लिए क्या होगा, टिश्यू होंगे। सेल होंगी, पर सेल कंबाइन होके क्या बना देती है, टिश्यू बना देती है, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, इसके बाद आता है आपका टिश्यू के बाद, और प्लेटीहेल्मिन्थेस भी इसी के अंदर रखा जाता है। तो सेल्यूलर लेवल हो गया, टिश्यू हो गया, इसके बाद आता है आपके ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर किसी ऑर्गन को बनाते हैं, जैसे आपका हाथ है, तो वो हाथ अगर हम अंदर उसको डिसेक्ट करें और डिसेक्ट करने के बाद देखें तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, टिश्यू मिलेगा। उस टिश्यू को फिर से खोले तो उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको सेल मिलेगी। तो ये बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमको मिलता है किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस से ये स्टार्ट हो जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट हायर ऑर्गेनाइजेशन आता है, जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हम हो गए, ठीक है। तो इंसान या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिलके बहुत सारे ऑर्गन बनाएगी, और ऑर्गन्स मिलके एक साथ फंक्शन करते हैं, उसको कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कोऑर्डिनेट्स हो गया। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद वाला जितना भी ग्रुप है वो किसके अंदर आ जाता है, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये होता क्या है, तो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, इसको हमने नाम दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाई इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारी सेल, टिश्यू और ऑर्गन से मिलके एक सिस्टम बना हुआ है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके कंबाइन होके इस फंक्शन को रन करते हैं, मतलब वो डाइजेशन का ही काम करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, यानी रिवर्स चलेंगे हम, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो इसके अंदर ऑर्गन्स आ जाएंगे, जैसे माउथ हो गया आपका, एक ऑर्गन है, ठीक है। माउथ के बाद बात करें अपन एसोफेगस, एसोफेगस हो गया, ठीक है। एसोफेगस की बात करें हम, स्टमक हो गया, स्टमक के बाद बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके बाद आ जाएगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और आपका हो जाएगा फिर एनस, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, और ये ऑर्गन्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे, और वो सारे जितने भी ऑर्गन्स है वो किसके लिए रन होते हैं, एक सिस्टम के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे फिर बाद में हम स्टमक की बात करें तो ये स्टमक होगा, वो टिश्यू से बना होगा। इसको अगर फिर से खोल के देखा जाए तो ये टिश्यू से बना होगा, और ये टिश्यू जो होंगे वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आपके बॉडी ग्रेड्स के बारे में, यानी हमारी बॉडी बनी कैसे होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, फिर बाद में आता है सेल्यूलर, फिर आता है टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो जैसे हमने सेल की बात की, तो सेल क्या होता है इसके बारे में भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 10th के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन इसका लिया होगा, ठीक है। तो सेल होता क्या, तो सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने की थी, तो सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। वो भी कौन सी सेल इन्होंने डिस्कवर की थी, डेड सेल। ये भी ध्यान रखना, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, और कहाँ, किसके अंदर डिस्कवर किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था कॉर्क के अंदर। कॉर्क यानी एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको हम कॉर्क कहते हैं, उसके अंदर इसने किसको डिस्कवर किया था, सेल को। सेल नाम की कोई चीज होती है या फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, वो सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसी को डिस्कवर किया था, वो था सेल, और वो सेल कौन सी थी, डेड थी। और किसके अंदर डिस्कवर किया था इन्होंने, कॉर्क के अंदर डिस्कवर किया था। और इसको हम आज जो जानते हैं वो सेल थ्योरी की वजह से जानते हैं, सेल थ्योरी। आपने नाम सुना होगा सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन और स्वान।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद इस सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के आउटर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसलिए सेल को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो किससे रन होती है, सेल से रन होती है। वही सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू भी बनाते हैं और टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेल ही होती है और वही टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे और वही ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें रन होती है। तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, शेल्डन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी और इन्होंने कहा था कि कोई भी जो सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। मतलब ऐसा नहीं है कोई जादू हो गया और वहाँ से सबसे पहले सेल मतलब आ गई और फिर उससे कोई ऑर्गेनिज्म बनने लगा। हम सब बने हैं तो सबसे पहले कोई चीज़ होगी, जैसे आप भी आए हो अर्थ के ऊपर तो आपके पेरेंट्स की वजह से आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो वैसे वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डेवलप होता है तो उससे पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा, उसी से वो डेवलप होता है। इसको हम इवोल्यूशन के अंदर सबसे अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन के अंदर आप समझोगे कि कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे हुआ अर्थ के ऊपर और अर्थ की पहले कंडीशन क्या थी, क्या अर्थ पहले अर्थ ही थी जिसके ऊपर मतलब जीवन पॉसिबल था, लाइफ पॉसिबल थी या नहीं थी, फिर कंडीशन कैसी बनी और क्या हुआ वहाँ पे, इसके बाद इवोल्यूशन हुआ और इवॉल्व होके हम आज हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं जो एक सोच सकता है, अपने पास दिमाग है, अपन सब कुछ कर सकते हैं, तो वो इवोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो शेल्डन और श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी और उन्होंने बताया भी था प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल्स डेवलप होती है। लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नई सेल डेवलप होती है, इस बात को सबसे पहले किसी और ने प्रपोज किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर इसको क्या किया, कंबाइन कर लिया था इस पॉइंट को कि वास्तव में प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई सेल्स बन सकती है। ऐसा नहीं है कोई जादू होगा और ऑटोमेटिकली कोई सेल आ जाएगी या भगवान ने ऊपर से भेजा, ऐसा कुछ होता नहीं है। साइंस इन चीज़ों को मानती नहीं है और साइंस इनमें बिलीव भी नहीं करती, क्योंकि साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो साइंस का मतलब क्या होता है, आपने जो 6 सेंस का मतलब आपकी जो सेंस है 5 मेनली, ठीक है, उन सेंस से आपने जिन चीज़ों को देखा है और ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद रिसर्च करते हो और इसके बाद जो रिजल्ट आता है उसी पे साइंस क्या करती है, विश्वास करती है। इसलिए आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो सेल जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब सेल की हम बात करें एक जनरल, ठीक है, तो सेल जो होती है उसके आउटर एक कवर होता है, ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। मतलब ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, या तो यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर, दो टाइप के होते हैं, मल्टी सेल्युलर, ठीक है क्या। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में एक सेल ही है, उसके पास कोई बॉडी नहीं होती है, कुछ नहीं होता, वो एक सिंगल सेल को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका बैक्टीरिया को देखा हो तो आपने अपने आप में क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है, उसके पास ऐसी कोई बॉडी नहीं होती, उसके पास नाक होगा या फिर आंखें होगी वगैरह, कुछ नहीं, एक सिंगल सेल पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करती है, अपनी रन करती है। मतलब वो डाइजेशन भी करती है, फूड को एंगल्फ भी करती है, एक्सक्रेशन भी करता है और बहुत सारी चीजें, जैसे पैरासाइटिक भी होते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी जीते हैं, ठीक है। तो इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, यूनिसेल्युलर कहा जाता है, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि मोर देन वन सेल, मतलब बहुत सारी सेल्स कंबाइन होके, मतलब डिफरेंट टाइप्स की सेल्स कंबाइन होकर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर। यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाती है, जैसे ह्यूमन बींग्स जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, यानी कितनी होती है, 4 × 10⁻13 यानी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कम होती है सेल्स लेकिन मल्टी सेल्युलर होती है, यानी एक से ज़्यादा सेल्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है और वो बॉडी बनाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और दो टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, एक होती है आपके प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म आपके दो टाइप के हो गए, एक होता है यूनिसेल्युलर, दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हो और सेल्स मिलके या तो टिश्यू बनाती हो, ऑर्गन बनाती हो या सेल ही हो, ठीक है, या फिर
ऑर्गन सिस्टम बनाती है वो किसके अंदर आ जाएगा, मल्टी सेलुलर के अंदर। और यूनिसेलुलर का मतलब होगा एक ऐसी सेल जो खुद का मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन करती है और अपने आप में एक सिंगुलर सेल होती है, वो किसी और सेल से कंबाइन होती नहीं है और अपने आप में एक सेल की तरह ही बिहेव करती है। और जैसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप में एक सिंगल सेल होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वैसे जो सेल होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव, जो स्टार्ट में थे, प्रेजेंट, ठीक है, आज भी है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। और इनके अंदर इनको प्रोकैरियोटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है या फिर एब्सेंट होता है। तो कंप्लीटली हम यूं ही कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है। इसके बाद उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अब ये सेल ऑर्गेनल क्या बोला है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, जैसे आपने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, आपका प्लास्टिड हो गया, बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गया, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इनके अंदर पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर अदर एक्टिविटीज होती है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन करवाने के लिए इनको हेल्प करती है, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते इनके अंदर। और न्यूक्लियस इनके अंदर मेनली क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर हो जाती है कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी इनके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। जैसे प्लांट की बात करें तो उनके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। वो हम जब एनिमल और प्लांट सेल के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पता चलेगा उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। यानी हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती है जो प्लांट्स के अंदर भी होती है, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, इसके बाद आपका न्यूक्लियस हो गया, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी याद रखना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा प्रोकैरियोटिक नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक भी हो सकता है, जैसे ई कोलाई, ठीक है। तो यूकैरियोटिक भी हो सकता है और मोस्टली प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोटिक हो सकता है, उसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो सकता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया में ई कोलाई, सेरेशिया कोलाई जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद भी वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं मोस्टली, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके हमेशा क्या होंगे, यूकैरियोटिक ही होंगे, उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं कि वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक जनरल आपका इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, सेल के बारे में। और सेल में भी अपन सेल ऑर्गेनल्स और इनकी बात करें तो सबसे पहले जो आपके चैप्टर रिलेटेड है उन्हीं चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक आपके रिलेशन रखती है आपके चैप्टर से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया जाए, ठीक है। तो जैसे हम बात करें न्यूक्लियस की, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ होता क्या है क्लासिफिकेशन। जैसे आप एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, या रेट है या फिर टाइगर है या फिर लॉयन है, वो सारी चीजें एनिमल्स के अंदर आती है। और प्लांट्स की हम बात करें, जैसे नीम है, आपका पीपल है, बरगद, बनियन वगैरह, इनकी बात करें अपन तो वो किसके अंदर आते हैं, प्लांट्स के अंदर आते हैं। और जैसे किसी बैक्टीरिया के बारे में बात करें, जैसे आज चल ही रहा है एक वायरस की बात करें अपन, कोरोना, ठीक है, तो वो वायरस के अंदर आता है। और बैक्टीरिया की बात करें बहुत बार हम कहते हैं कि जो आपका कर्ड है,
ठीक है, वो लैक्टोबैसिलस से बना होता है या बैक्टीरिया की मदद से बनता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, प्लांट्स क्या है या एनिमल्स क्या है, इसको क्लासिफाई किसने किया, तो ये किसके अंदर आता है, क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल ब्रांच होती है बायोलॉजी की, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें अगर हम, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो जो जनरल अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था उनके लेबर के अकॉर्डिंग, वो क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनकी हैबिटेट क्या है, उस जनरल उनको डिवाइड कर दिया गया भाई ये एनिमल्स के अंदर आएंगे, ये प्लांट्स के अंदर आएंगे। तब उनको पता नहीं था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो प्लांट्स के अंदर कैप्ट किए गए थे। ठीक है, और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम उनके बारे में तो जानते ही नहीं थे कि माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं होती, वायरस नाम की भी कोई चीज होती है, ये भी हमको पता नहीं था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले मोस्टली जो अपन कहते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, अरिस्टोटल ने। ठीक है क्या, जिसको हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में, और इन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। और इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, यानी एनिमल्स और प्लांट को डिवाइड करने का इनका जो बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड या रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया था। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उन कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। एक था एनीमिया, ठीक है, और एक एनीमिया। ठीक है, ई और ए का फर्क है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एनीमिया और एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अंदर क्या था, रेड ब्लड एब्सेंट था। ठीक है, और इनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्लांट्स को भी डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स। ठीक है, इसके बाद ट्री। ठीक है, तो 3 कैटेगरी बनाई थी इन्होंने प्लांट्स के अंदर। एक तो थी हर्ब्स, फिर आती है आपकी श्रब्स, और आती है फिर ट्री। ठीक है, 3 कैटेगरी बनाई थी इन्होंने, जिसको हम कहते हैं हर्ब्स। आयुर्वेद के अंदर आती है, बहुत सारे प्लांट्स होती है छोटे छोटे। ठीक है, इसके बाद आती है श्रब्स, झाड़ियाँ, और इसके बाद आते हैं आपके ट्री। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको।